जय हिंद साथियों। आज हमारा जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। देखिए, हमने बताया था आपको कि 1 से लेकर 37 तक हमारे हिंदी क्वेश्चंस होते हैं और 38 से हमारे जीएस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा से किसके बीच पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है? तो मथुरा का। किसकी? मथुरा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पे कह रहा है हाल ही में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है, हाल ही में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? तो किसको प्रदान किया गया? ये मैरी कॉम को दिया गया। किसको? मैरी कॉम को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 40 पे कह रहा है नवंबर 2023 में, ठीक है, नवंबर 2023 की बात कर रहा है कि नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा? उसका सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाकिस्तान का निशान ए पाकिस्तान। ठीक है, निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन है? तो कौन है ये साथियों? सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 41 पे कह रहा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज यानी एडेक्स और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो तेलंगाना में लॉन्च किया गया। किसमें? तेलंगाना में। ठीक है, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 42 पे कह रहा राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान यानी NIBM कहाँ स्थित है? ठीक है, तो राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान NIBM कहाँ स्थित है? तो साथियों पुणे में स्थित है। कहाँ पे? पुणे में। नहीं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान NIBM पुणे यानी महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1969 ईस्वी में, ठीक है, भारत सरकार के उपक्रम से हुई थी। ठीक है, NIBM की स्थापना कब हुई थी? 1969 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अच्छा इसका मोटिव क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य साथियों बैंक प्रबंधन में अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और परामर्श का संचालन करना है। यह एक क्या है? स्वायत्त संस्था है। कैसी है? स्वायत्त संस्था है। राइट। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि राष्ट्रीय पोषण माह प्रत्येक वर्ष खाली स्थान के महीने में देश की कुपोषण के प्रति लड़ाई को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। बताइए, जो राष्ट्रीय पोषण माह है प्रत्येक वर्ष किस महीने में मनाया जाता है? तो सितंबर में मनाया जाता है। कब? सितंबर में। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अच्छा क्यों मनाया जाता है साथियों? तो देखिए, इसका प्रमुख उद्देश्य यह है ना कि अच्छा स्वास्थ्य, ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य, वृद्धि और विकास के लिए पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। ठीक है, आगे चले क्वेश्चन नंबर 44 पे निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है? हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है साथी? तो नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ? नागालैंड। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हम बात करते हैं हॉर्नबिल महोत्सव की। ठीक है, हॉर्नबिल महोत्सव प्रत्येक वर्ष जो 1 से लेकर 10 सितंबर, कब? 1 से लेकर 10 सितंबर, 1 से लेकर 10 सितंबर के बीच भारत के नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। ठीक, अगर हम बात करें इस त्यौहार की तो देखिए, यह त्यौहार कोहिमा जिले में नागा विरासत गांव, ठीक है, किसामा के एक मंच पर नागाओं की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को प्रदर्शित करता है। ठीक, इस उत्सव का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, यानी किसके नाम पर रखा गया है? हॉर्नबिल जो महोत्सव इसका नाम किस पक्षी के नाम, किसके नाम पे रखा गया? तो पक्षी के नाम पे रखा गया है। राइट, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा पूर्व अंग्रेजी फुटबॉल डेविड बैकहम द्वारा वर्ष 2003 ईस्वी में प्रकाशित की गई? तो कौन? माई साइट। ठीक है, माई साइट। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि विक्टोरिया मेमोरियल इनमें से किस शहर में स्थित है? बताइए, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो साथियों कोलकाता में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? कोलकाता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आइए थोड़ी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, विक्टोरिया मेमोरियल हाल ही भारतीय राज्य के पश्चिम बंगाल के कोलकाता नगर में स्थित एक ब्रिटिश कालीन स्मारक है। ठीक है, इसे 1906 से लेकर 1921 के बीच निर्मित किया गया था। कब से कब तक? 1906 से लेकर 1921, ठीक है, इसके बीच इसको बनाया गया था। ठीक है, यह स्मारक ब्रिटेन इंग्लैंड की तत्कालीन सम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया को समर्पित है ना। आगे चले क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस राज्य में न्योरा या न्योरा वैली नेशनल पार्क स्थित है? बताइए, न्योरा कहाँ है? न्योरा साथियों कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। देखिए, न्योरा जो है वैली, ये नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है। जल्दपारा जो है, ठीक है, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान भी पश्चिम बंगाल में है। अगर पूछे कि पश्चिम बंगाल में और कौन कौन से हैं, तो जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक, अगर हम बात करें कि महाराष्ट्र में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, देखिए चंदोली है, संजय गांधी है और ताड़ोबा है। ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, अच्छा हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? ग्रेट हिमालयन है,
ठीक है, ग्रेट हिमालयन है, इंदर किला है, खीरगंगा है, पिन वैली है और सिंबल, आगे एक सिंबल 12 है। ठीक है, कौन सा है? सिंबल 12 है, राइट। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 48। कह रहा है असम के सत्रिया नृत्य के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? पहली बात, सत्रिया नृत्य कहाँ मनाया जाता है या कहाँ होता है? असम में होता है या असम का ये नृत्य है। ठीक है, उसी बारे में पूछ रहा है कि असम के जो सत्रिया नृत्य है ना, इसके संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसको जानते हैं साथियों? जानते हैं शंकर देव को। किसको? शंकर देव। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे चले क्वेश्चन नंबर 49 पे। कह रहा है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र बताइए यूपी में कहाँ स्थित है? तो गाजियाबाद में है। कहाँ पे? गाजियाबाद, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। बहुत बार पूछा गया है, पूछ दिया कि जो केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो लखनऊ में। ठीक है, और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है साथियों? कानपुर में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो झांसी में। ठीक है, संस्थान बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, फिर से एक बार देख लीजिए। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? झांसी में है, राइट। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। कह रहा है बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के बताइए किस जनपद में स्थित है? तो बहू बेगम का मकबरा साथियों कहाँ स्थित है? ये फैजाबाद में है। कहाँ पे? फैजाबाद, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो बहू बेगम का मकबरा जैसा कि हमने बता दिया आपको, फैजाबाद में स्थित है। ठीक है, अच्छा अगर बात करें हम इसके बारे में तो देखिए यह नवाब सिराजुद्दौला की रानी, ठीक है, जो नवाब सिराजुद्दौला थे उनकी जो रानी थी उनकी बात कर रहा है कि उन्मातुज जोहरा बानो, ठीक है, उर्फ बहू बेगम से बहू बेगम के लिए निर्मित किया गया है। ठीक है, अगर इसके निर्माण की बात करें, इसका निर्माण जो है साथियों ना नवाबी शैली के अंतर्गत 1816 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1816 ईस्वी में। ठीक है, अच्छा इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 42 मीटर है। कितनी है? 42 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 51। क्या उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो चिन्ह है ना, वो उसमें से किस जानवर का चिन्ह है? बताइए, मछली का, मोर का, गरुड़ का या गैंडा का? किसका साथियों? मछली का है ना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में जुड़वा मछली का चित्र है। कितनी मछलियां हैं? 2 मछलियां हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अगर बात करें उत्तर प्रदेश की पुलिस, देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना जो है 1861 के अधिनियम द्वारा 1863 में संयुक्त प्रांत पुलिस के रूप में की गई थी। ठीक है, यह गणतंत्र भारत की प्राचीनतम पुलिस तथा विश्व का सबसे बड़ा एकल पुलिस बल है ना। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो है मोटो, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मोटो कौन सा है? सुरक्षा आपके संकल्प हमारा। इस बार एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, इसका मोटो क्या है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ठीक है, ये पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 52 पे। कह रहा उत्तर प्रदेश में आयोजित कांपिल्य मेला किस समुदाय से जुड़ा है? तो कांपिल्य मेला साथियों कहाँ मनाया जाता है? पहली बात कि फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। ठीक है, और ये पूछा है किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो ये जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैन समुदाय से। देखिए 5 दिवस तक चलने वाला, यानी 5 दिवस तक चलने वाला योग्यता कांपिल्य मेला मार्च माह में फर्रुखाबाद जिले में आयोजित किया जाता है। ठीक, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में आयोजित कांपिल्य मेला जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। तो कह रहा है एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP योजना, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है, के योजना के तहत हस्त निर्मित कागज बताइए, ठीक है, कि उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चुना गया है? बता दिए कौन सा? अमेठी है, देवरिया है, जालौन है, कुशीनगर। तो कौन सा है? जालौन है। ठीक है, ये यूपी जी का क्वेश्चन है। आइए कुछ हम बात कर लेते हैं ODOP योजना के अंतर्गत। देखिए जालौन हस्तनिर्मित कागज, अमेठी मूंज उत्पाद, कुशीनगर केले रेशे से बने उत्पाद और देवरिया सजावटी सामान। ठीक है, देवरिया क्या है? सजावटी सामान, कुशीनगर केले रेशे से बने उत्पाद, अमेठी मूंज उत्पाद और जालौन हस्तनिर्मित कागज, है ना। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 54 पे। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, मतलब 3 सही है 1 गलत है, उसी को बताना है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में, बिल्कुल सही है आपका, है ना। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान श्रीनगर में, यही गलत है आपका। ठीक है, तो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान श्रीनगर में नहीं है। ठीक है, यह कहाँ पे है? लखनऊ में है ना। तो ये क्या दिया आपको? यहाँ पे श्रीनगर, तो यहाँ पे क्या हुआ? लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत ही आपसे पूछा था। अच्छा, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, बिल्कुल सही है। और भारतीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा यानी मखदूम मथुरा में पड़ता है, वहाँ पे। ठीक है, तो भारतीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? मथुरा में है। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 55। कह रहा है इनमें से कौन सा बैंक भारत का
केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक मतलब सेंट्रल बैंक। तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब तो कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, ठीक है। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है साथियों, ये भारत का क्या है, ये सेंट्रल बैंक है, ठीक है। क्या है, सेंट्रल बैंक है, ठीक है। और बाकी जो हमारे ये सब हमारे क्या है, ये वाणिज्य बैंक है, ठीक है, यानी कमर्शियल बैंक है। अच्छा पूछे कि सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक कौन सा है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। कौन सा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आइए इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय, जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो देश का सेंट्रल बैंक है। इसे बैंकों के बैंक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और बैंकों के जो अंतिम ऋणदाता होता है ना, वो आरबीआई ही होता है, ठीक है। और आगे बात करें कि कह रहा है कि यह सभी वाणिज्य बैंकों को कर्ज प्रदान करने के साथ साथ उनकी अतिरिक्त पूंजी को भी अपने पास जमा रखता है, ठीक है। आरबीआई हमने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है, ठीक है। तो बताइए, राजमन्नार समिति पे, तो सही आंसर होगा साथियों लक्कड़वाला समिति, ठीक है, लक्कड़वाला समिति के आधार पे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है वर्ष 1974 ईस्वी में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई, तो पांडिचेरी में हुई थी। कहाँ पे, पांडिचेरी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, भिलाई मध्य प्रदेश में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, जमशेदपुर झारखंड में, राउरकेला उड़ीसा में। और क्या पूछा है, सही सुमेलित नहीं है, मतलब 3 तो सही है, 1 गलत है आपका। तो भिलाई कहाँ है साथियों, ठीक है, भिलाई जो है। क्या पूछा था आपसे कि कौन सा सही नहीं है, भिलाई मध्य प्रदेश, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर झारखंड, राउरकेला उड़ीसा, ठीक है। तो इसका होगा साथियों आपका कि भिलाई जो है साथियों मध्य प्रदेश में नहीं है। और आपसे गलत ही पूछा था तो ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब हो जाएगा। बाकी देखिए दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में बिल्कुल सही है, जमशेदपुर झारखंड में है, और राउरकेला उड़ीसा में है, ठीक है। तो भिलाई कहाँ है, मध्य प्रदेश में नहीं है, ठीक है। तो भिलाई है कहाँ पे, भिलाई आपका साथियों कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो भिलाई छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, जमशेदपुर झारखंड में, और राउरकेला उड़ीसा में है, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 59 पे कह रहा है 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको विभाजित करता है, ठीक है। 10 डिग्री चैनल किस किस को विभाजित करता है, तो अंडमान जो द्वीप है, ठीक है, अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 10 डिग्री चैनल जो है ना, अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से विभाजित करता है। अच्छा 8 डिग्री किसको करता है, जो 8 डिग्री चैनल है ना, ठीक है, ये मिनिकॉय यानी लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है, ठीक है। यानी कि मिनिकॉय को मालदीव से कौन अलग करता है, 8 डिग्री, ठीक है। ट्रिक क्या है इसकी, मामी, ठीक है, मिनिकॉय मालदीव कौन अलग करता है, 8 डिग्री चैनल, ठीक है। अच्छा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछे आपसे, ये तो अगला क्वेश्चन है ना। हाँ क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, अरे निम्नलिखित में से कौन दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। तो सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, थार है, ठीक है, थार। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, थार, ठीक है। तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। और थार के मरुस्थल का अधिकांश भाग ना भारत के राजस्थान राज्य में विस्तृत है, ठीक है। तो थार का जो मरुस्थल है, ठीक है, इसका अधिकांश भाग कहाँ है, कि भारत राज्य के राजस्थान राज्य में स्थित है, ठीक है। अगर हम बात करें थार के मरुस्थल की, तो थार का मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक जन घनत्व वाला मरुस्थल है। कैसा है, विश्व का सबसे ज़्यादा जो जन घनत्व है ना, वो कहाँ है, थार के मरुस्थल में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। कह रहा है किस कला शैली को भारतीय तथा यूनानी यानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण कहते हैं, किसे कहते हैं, तो गांधार शैली को कहते हैं। किसको, गांधार शैली, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। देखिए भारतीय तथा यूनानी आकृति का सम्मिश्रण गांधार कला शैली को कहते हैं। गांधार कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक तथा कुषाण थे। कौन थे, शक और कुषाण शासक थे, ठीक है। गांधार शैली, ठीक है, गांधार कला शैली का सर्वाधिक विकास कुषाण काल में ही हुआ था, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा निम्नलिखित में से किसने सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया है, बताइए सांख्य दर्शन किसने लिखा है, तो साथियों कपिल ने लिखा है। किसने, कपिल, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। देखिए 6 वैदिक दर्शन यानी सर दर्शन निम्नलिखित है, कौन कौन से, सांख्य दर्शन प्रतिपादक कौन है, कपिल है। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं, न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम है, और वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कणाद या उलूक हैं, ठीक है। मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी हैं, और वेदांत के प्रतिपादक, ठीक है, कौन है, बादरायण है। कौन है, बादरायण, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 63 पे कह रहा लोधी वंश की स्थापना कब हुई थी, लोधी वंश की स्थापना बता दिए, साथ ही हिस्ट्री क्वेश्चन है। तो लोधी वंश की स्थापना कब हुई थी, तो 1451 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1451 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। अगर हम बात करें लोधी वंश की, देखिए लोधी वंश की स्थापना हमने बता दिया आपको 1451 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अगर हम बात करें
कि लोधी वंश का संस्थापक था कौन, तो लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। कौन था? बहलोल लोधी। इसने 1451 ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना की थी। ठीक है। अच्छा, दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन था? तो आप कौन सा था? ये लोधी वंश था। ठीक है। और आगे बात करें, दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश लोधी वंश था। और दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान वंश कौन था? यही था। ठीक है। और लोधी वंश की शासन अवधि कब से कब तक थी? जो लोधी वंश था 1451 से लेके, ठीक है, 1526 तक था। ठीक है, 1526 तक चला था। ठीक है। अच्छा, लोधी वंश के अंतर्गत कुल 3 शासक हुए। कौन? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। ठीक है। बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। अच्छा, 1526 में कौन आया था भारत, पता है? बाबर आ गया था। ठीक है। और लोधी वंश को समाप्त करके अपना राज्य स्थापित किया था। ठीक है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 64 पे। कह रहा, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1878 ईस्वी के वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम यानी एक्ट को निरस्त किया था? किसने किया था? तो रिपन ने किया था। किसने? रिपन, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है। देखिए, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित वर्ष कब हुआ था? 1878 ईस्वी में। किसके समय पे हुआ था? ये लिटन ने। यानी जो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम है ना, ये कब पारित हुआ था? ये 1878 ईस्वी में। और किसके समय में हुआ था? तो ये लिटन के समय पे हुआ था। ठीक। अगर हम बात करें इस अधिनियम में, तो देखिए, इस अधिनियम के तहत कोई भी समाचार पत्र, ठीक, ऐसी खबर प्रकाशित नहीं करेगा जिससे सरकार विरोधी भावना उत्पन्न हो। ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम एक्ट को देसी भाषा यानी समाचार पत्र अधिनियम के रूप में भी जाना जाता था। अच्छा, अब निरस्त हमने बता ही दिया किसने किया था। तो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम जो है, ठीक है, इसको निरस्त किसने किया था? रिपन ने किया था 1882 ईस्वी में। अब बना कब था? 1878 में, यानी 78 में बना था। किसके समय पे? लिटन के समय में। और इसने रिपन ने क्या किया? इसको निरस्त कर दिया। ठीक है, यानी 1882 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे जो भारत में मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए काफ़ी हद तक उत्तरदायी था? वो कौन था? सर सैयद अहमद खां थे ना। कौन? सर सैयद अहमद खां थे। ठीक है। अगर हम बात करें इनकी, तो देखिए, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खां थे। भारत में मुसलमानों के पुनरुत्थान हेतु उत्तरदायी आंदोलन। ठीक है। और अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समाज का आधुनिकीकरण करना था। ठीक है। तो अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कि मुस्लिम समाज का आधुनिकीकरण करना था। ठीक है। इसका मुख्य क्या उद्देश्य था। ठीक है। अगर हम बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 66 की, तो क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने राज्यों को मनोनीत किया जाता है? ठीक है, कितने राज्यों को? तो कह रहा है कुल सदस्यों का 1/4। नहीं, ये ऑप्शन तो गलत है। आगे कह रहा है कुल सदस्यों के 1/6। ये भी गलत है। कुल सदस्य का 1/8। ये भी गलत है। यानी कुल सदस्य का 1/10 होता है। कितना? कुल सदस्य का 1/10। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश राज्य की विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं। कितने? 100 सदस्य हैं। इनमें से 10 सदस्य यानी 1/10 भाग को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है। चलिए आगे चले क्वेश्चन नंबर 67 पे। कह रहा भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? किसे प्राप्त है बताइए? तो सर्वोच्च न्यायालय को। किसे? सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है। तो भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का प्रहरी तथा संरक्षक माना जाता है। ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का प्रहरी माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रहरी, या ऐसे कहते हैं उसका संरक्षक माना जाता है। किसको? सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 68 पे। कह रहा है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार, ठीक है, किस वर्ष में लागू हुआ था? बताइए किस वर्ष से लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ था साथियों? वर्ष 2010 से लागू हुआ था। ठीक है, नहीं, वर्ष 2010 यानी ऑप्शन नंबर बी और सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 ईस्वी से लागू हुआ था। ठीक। 69 नंबर की बात करते हैं। कह रहा भारतीय संविधान में वर्णित किस अनुच्छेद में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है? बताइए किस आर्टिकल में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता? तो किसमें साथियों? ये आर्टिकल 21 में। किसमें? आर्टिकल 21 में। ठीक है। जब इमरजेंसी लगती है तो इस आर्टिकल के प्रावधान को नहीं हटाया जाता। ठीक है। ये क्या आपका है? ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है? निम्नलिखित राज्य या संघ शासित प्रदेश में से किसकी लोकसभा में मात्र एक सीट निर्धारित ही है? ठीक है। क्या पूछा था? कि निम्नलिखित राज्य या संघ शासित प्रदेशों में से किसकी लोकसभा में मात्र एक सीट निर्धारित है? तो किसकी है साथी? वो नागालैंड की। किसकी? नागालैंड, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल
सही जवाब होगा। ठीक है, तो नागालैंड राज्य में लोकसभा की मात्र 1 सीट निर्धारित है। ठीक, और गोवा, मणिपुर तथा मेघालय राज्यों में लोकसभा की कितनी 2-2 सीटें निर्धारित हैं। कितनी 2 सीटें निर्धारित हैं। तो गोवा, मणिपुर, मेघालय में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 2 सीटें निर्धारित हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा केमिस्ट्री का है। करा निम्नलिखित में से कौन सा धातु लवण पानी में स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा? CaCl2 है। कौन सा? CaCl2, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो किसी जल की कठोरता आमतौर पर उसमें घुले कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु लवणों की मात्रा होती है। ठीक है, अगर हम बात करें मैग्नीशियम और कैल्शियम के कार्बोनेट लवण, ठीक है, जल की अस्थायी कठोरता के लिए, किसकी अस्थायी कठोरता के लिए, और इनके, ठीक है, यानी मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड एवं सल्फाइड लवण जल की अस्थायी कठोरता के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो हमने एक अस्थायी कठोरता बताया था, आपको स्थायी कठोरता बताया था। ठीक है, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 72 पे। कह रहा हवा में ध्वनि का वेग होता है, बताइए, फिजिक्स का क्वेश्चन है कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 343 मीटर पर सेकंड होता है। कितना? 343 मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी चर्चा करते हैं। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में, ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि का वेग कितना होगा? 343 मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, आगे बात करें समुद्री जल में, तो समुद्री जल में साथियों ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 1531, कितना होता है? 1531 मीटर पर सेकंड होता है। कितना? मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, ये काम हमने बताया समुद्री जल में। ठीक है, और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टील में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 5960 मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी? 5960 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल साथियों 316 मीटर पर सेकंड होती है। राइट, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। निम्नलिखित में से किसे सेरिकल्चर कहा जाता है? बताइए। तो रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, ठीक है, तो रेशम के जो कीट का पालन होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? सेरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, तो रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन सेरिकल्चर कहते हैं। रेशम के कीटों को शहतूत के पौधों पर पाला जाता है। किसमें? शहतूत के पौधों पर। अच्छा, पूछते आपसे कि अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? तो अंगूर की खेती को विटिकल्चर कहते हैं। ठीक है, और फल एवं सब्जियों की जो विशेष खेती होती है उसको बागवानी, उसको क्या कहते हैं? उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो अंगूर की खेती विटिकल्चर, ठीक है, और सब्जियों, आगे हम बात करें सब्जी तथा विशेष खेती की, बागवानी जो खेती की जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है? कह रहा है स्कर्वी पर्याप्त खाली स्थान नहीं होने के कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप सामान्य कमजोर रक्त, ठीक है, रक्तताल्पता, मसूड़ों की बीमारी और त्वचा रक्तस्राव होता है। स्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, क्या होगा? स्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलें। देखिए अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो स्कर्वी, ठीक है, स्कर्वी बीमारी पर्याप्त, ठीक है, स्कॉर्बिक अम्ल यानी विटामिन सी न होने के कारण होती है। मतलब किसी विटामिन सी के कारण ये बीमारी होती है। इसमें मसूड़ों में रक्तस्राव, ठीक है, यानी खून का बहना आदि होता है। विटामिन सी के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? जो खट्टे फल, हमने आपको एक प्रैक्टिस सेट कराया तो उसमें बताया था हमने ना, जो खट्टे फल होते हैं उसमें ज़्यादातर हमारे विटामिन सी पाए जाते हैं। जैसे नींबू हुआ, संतरा हुआ, आंवला हुआ, इन सब में विटामिन सी पाई जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं विटामिन B12 की ना। तो विटामिन B12 का साथियों नाम क्या पहले है? इसका नाम है साइनो कोबालामीन। क्या नाम है? साइनो कोबालामीन। अच्छा, इसकी कमी से क्या होता है कि इसकी कमी से ना लाल रक्त कणिकाओं का संश्लेषण कम हो जाता है। राइट, और निमोनिया, ठीक है, निमोनिया जो है साथियों वो फेफड़े संबंधित आक्रमण है। ठीक है, निमोनिया कैसी है? निमोनिया जो है साथियों फेफड़े संबंधी संक्रमण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। कह रहा है पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जॉन साल्क ने की थी। ठीक है, जोनास साल्क ने की थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा ना। तो पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जोनास साल्क ने की थी। ठीक है, पोलियो क्या है? एक संक्रामक रोग है, यह एक विषाणु द्वारा फैलता है। ठीक है, तो पोलियो कैसा रोग है? संक्रामक रोग है जो कि विषाणु के द्वारा फैलता है। और रॉबर्ट हुक ने साथियों कोशिका की खोज की थी। बहुत बार पूछा जाता है कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, और एडवर्ड जेनर ने साथियों किसकी? चेचक के टीके की खोज की थी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। राइट,